स्कूल एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, ये प्रहार सीरीज चल रही है और इस प्रहार सीरीज में मैं राहुल सिंह आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी और करंट के वीडियो उपलब्ध करवा रहा हूँ। इसी श्रृंखला में हम आज पॉलिटी का एक खंड करने वाले हैं जो कि अधिनियम चल रहा है। इससे पहले हमने इस विषय पर 2 खंड कर लिए हैं। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आए हैं तो पिछले 2 वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा जो कि प्लेलिस्ट में 1-2 के नाम से सेव है। तो आज जो है बचे हुए हमें अधिनियम करने हैं। मुख्यतः कौन कौन से अधिनियम हैं जो बचे हैं, तो देखिए एक अधिनियम आपका बचा 1919 का। तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। तो इसको आपको ध्यान रखना है, 1919 का भारत सरकार अधिनियम। देखिए भैया, 1919 का भारत सरकार अधिनियम में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसकी विशेषता है कई। पहली विशेषता प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की अगर शुरुआत पूछे आपसे तो आप फट से लगाइएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली 1919 और अप्रत्यक्ष, जो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया, अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा जाके। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 अधिनियम में हुई थी और प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत जो है वो 1919 अधिनियम में है, जो कि इसकी पहली विशेषता है। अगली चीज़, महिलाओं को मताधिकार। तो महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार इसी ने दिया, 1919 ने। तो महिलाओं को मताधिकार, महिलाओं को मताधिकार कब दिया? 1919 में दिया। तो 1919 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को मताधिकार मिला। अगली चीज़ अगर इसकी देखी जाए तो क्या है, तो प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन, ये प्रांतों में द्वैध शासन, द्वैध शासन, द्वैध शासन। अब कोई पूछे द्वैध शासन क्या है, ये एक ऐसा बिंदु है जो लगभग 50 बार पेपर में आ चुका है। प्रांतों में आएगा तो आप 1919 लगाएंगे, केंद्र में आएगा तो आप 1935 लगाएंगे। तो प्रांतों में अगर द्वैध शासन आता है तो आप 1919 ही लगाएंगे। द्वैध शासन का मतलब समझ लो भैया, द्वैध शासन का मतलब है शासन के 2 केंद्र, शासन के 2 केंद्र। 2 केंद्र कौन कौन से 2 केंद्र? जैसे कि सत्ता पर कोई बैठा है, या कह लीजिए कि कुर्सी पर कोई बैठा है परंतु शासन कोई और कर रहा है। सत्ता पर कोई बैठा है परंतु शासन कोई और कर रहा है, तो इसको ध्यान रखना है। द्वैध शासन की शुरुआत कुषाण वंश से हुई, कुषाण वंश में शुरुआत हुई द्वैध शासन की भारत में, और धीरे धीरे द्वैध शासन आगे बढ़ा। अंग्रेजों को अगर बात में ध्यान दी जाए तो एक नाम आता है रॉबर्ट क्लाइव का। रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन की शुरुआत की जब वो 1765 में दोबारा लौट कर आया, तब उसने यहाँ द्वैध शासन की शुरुआत की। हालांकि इस द्वैध शासन को आगे चलकर 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ख़त्म कर देगा। तो वारेन हेस्टिंग्स जो है इस द्वैध शासन को ख़त्म करेगा, जो कि रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा शुरू किया गया था 1765 में। तो ये वही द्वैध शासन है जो कि प्रांतों में लागू किया गया है। तो आपको इसको ध्यान रखना है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि मैं इसको हटाकर और चीज़ें लिख सकूँ। ठीक, अब अगर बात की जाए कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम में और क्या चीज़ें हुई तो ज़रा समझ लीजिए। देखिए भैया, 1919 के भारत सरकार अधिनियम में अगर और चीज़ों की हम बात करें तो केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था इसी से शुरू हुई। तो केंद्र में सदनात्मक व्यवस्था कैसे हुई? केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था, देखिए भैया, केंद्र में द्विसदनात्मक व्यवस्था ऐसे शुरू हुई कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, तो केंद्रीय विधान परिषद इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया गया। एक तरफ राज्य विधानसभा जो आगे चलकर लोकसभा हो जाएगी, और एक तरफ राज्य परिषद जो आगे चलकर राज्यसभा बन जाएगी। राज्य परिषद 2 हैं। विधानसभा में कुल कैंडिडेट हैं 145। अगर आप NCERT पढ़ते हो तो NCERT में इनकी संख्या लिखी है 144, ध्यान रखिएगा। वैसे 145 अन्य किताबों में लिखी। और राज्य परिषद में संख्या है 60 में 36 निर्वाचित हैं
और बचे हुए 26 जो हैं वो मनोनीत है। और कार्यकाल है इनका 5 वर्ष का राज्य परिषद का, जो कि जब राज्यसभा में बदलेगी तो 6 वर्ष हो जाएगा। विधानसभा में 104 सदस्य, 145 में से 104 सदस्य निर्वाचित हैं और जो बचे हुए सदस्य हैं 41, वे क्या हैं, वे मनोनीत। तो मनोनीत कार्यकाल कितना है, तो 3 वर्ष है कार्यकाल, इसको आपको याद रखना है। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। तो ये द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है वो 1919 की ही देन है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बात करते हैं जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया है, उस द्वैध शासन को कैसे लागू किया गया है, जो कि महत्वपूर्ण विषय है। देखिए, प्रांतों में द्वैध शासन जब लागू किया अंग्रेजों ने, तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने जो अधिकार हैं वे बांटे। अधिकार कह लीजिए या विषय कह लीजिए। विषय पहले बंटवारा किया केंद्र और राज्य में, केंद्र और राज्य में बंटवारा किया विषयों का। उसके बाद चूंकि राज्य में द्वैध शासन लागू होना है, द्वैध शासन राज्य में लागू होना है, फिर इस विषय को, जो राज्य के विषय थे, उनको 2 भागों में विभाजित किया। एक तरफ रखा आरक्षित विषय, तो आरक्षित विषय रखे, और एक तरफ रखे हस्तांतरित विषय, तो हस्तांतरित विषय रखे। आरक्षित विषय में जैसे पुलिस हो गया, जैसे कि वित्त हो गया, जैसे कि राजस्व हो गया। राजस्व वित्त एक लगभग एक जैसी ही बात है। जैसे कि न्याय हो गया, ये सब जो है आरक्षित विषय हैं। हस्तांतरित विषय में जैसे कि स्वास्थ्य हो गया, जैसे कि स्थानीय स्वशासन हो गया, तो स्थानीय स्वशासन हो गया, स्वास्थ्य हो गया, स्थानीय स्वशासन हो गया, शिक्षा हो गया। ये सब विषय कैसे हैं, हस्तांतरित विषय हैं। इनका क्या महत्व है, देखिए भैया, आरक्षित जो विषय होंगे उसमें गवर्नर जनरल क्या करेगा, गवर्नर जनरल इन विषयों पर अपनी परिषद के माध्यम से भारत सचिव को रिपोर्ट करेगा, और भारत सचिव क्या करेगा, ब्रिटेन की संसद, ब्रिटेन या ब्रिटिश संसद तक मामले को पहुंचाएगा। फिर से देखिए, जितने भी आरक्षित विषय हैं गवर्नर जनरल अपनी परिषद के माध्यम से भारत सचिव को पहुंचाएगा। भारत सचिव का पद मैंने बताया ना, अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो आप इसके पिछले 2 खंड जरूर देखिएगा। तो भारत सचिव का जो पद है उसके माध्यम से ब्रिटिश संसद जाएगी बात। और जो हस्तांतरित विषय हैं उसमें गवर्नर जनरल क्या करेगा, गवर्नर जनरल अपनी परिषद के माध्यम से यहाँ का मतलब जो विधानसभा है हमारी, परिषद में भी भारत के मंत्रियों के माध्यम से यहाँ की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो अंतर दोनों में क्या है, यहाँ गवर्नर जनरल ब्रिटेन के प्रति उत्तरदायी है और यहाँ की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी। इसीलिए कहा जाता है कि इसी सेक्टर में भारत को सबसे पहले उत्तरदायी शासन मिला। इसीलिए कहा जाता है कि 1919 में जो उत्तरदायी शासन शब्द आया है वो इसी में 1919 के अधिनियम में ही आया है। इसको आपको याद रखना है। देखिए, अगर आप पेट की परीक्षा दे रहे हैं तो आप एक लाइन याद रख लीजिए, प्रांतों में आएगा 1919 और केंद्र में आएगा 1935। अब पेट के बाद भी तो पेपर देने हैं, आगे आरओ का पेपर देना है, सीजीएल के पेपर देने हैं। तो आपको ये चार्ट इसलिए मैंने बताया कि आप आगे जो भी परीक्षा दें उसमें आप दोनों प्रकार के प्रश्नों को कर सकें, कठिन और सरल दोनों। तो ये ध्यान रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 में है। और क्या हुआ 1919 में, उस पर बात करते हैं। देखिए, जो वेतन भारत सचिव का और भारत परिषद का, भारत सचिव का और भारत परिषद का जो वेतन भारत सचिव का और भारत परिषद का दिया जाता था भारत के राजस्व से जो दिया जाता था, अब उसको उठाकर ब्रिटेन के राजस्व से दिए जाने की बात कही गई कि ब्रिटेन के राजस्व से दिया जाएगा। गांधी जी ने काफ़ी समय से मांग कर रखी थी। हालांकि 1919 में अभी गांधी जी उस तरीके से प्रखर रूप से बाहर नहीं आएंगे जो 1 साल के बाद, मतलब कि असहयोग में उन्होंने कर दिखाया, परंतु बाद में 2 साल के बाद उन्होंने उसी को वापस ले लिया। तो कहने का मतलब साफ साफ यह है कि भारत सचिव का पद
और प्लस भारत परिषद। जो भी राजस्व है वो भारत के सचिव से, भारत के राजस्व से दिया जाता था जो भी वेतन, अब इसको ब्रिटेन से दिया जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ ब्रिटेन से दिया जाएगा, ब्रिटेन से दिया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा आप। ये भारत सरकार अधिनियम में ही। इसके अतिरिक्त संघ लोक सेवा की स्थापना, तो संघ लोक सेवा की स्थापना की बात कही गई और आगे चलकर 1926 में भारत में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया गया, वो भी 1919 के भारत सरकार अधिनियम से ही। इसके अतिरिक्त पहली बार केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, तो केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग किया गया, तो राज्य बजट से अलग कर दिया गया। तो केंद्र बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया, केंद्र बजट को राज्य बजट से क्या कर दिया गया, तो आप लगाएंगे अलग कर दिया गया। तो ये किससे किया गया, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से किया गया। ये सारी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान रखिएगा। तो प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत, प्रांतों में द्वैध शासन, केंद्र बजट को राज्य से अलग करना, इसके अतिरिक्त द्विसदनात्मक व्यवस्था, ये सब किसके अंतर्गत है, सब 1919 के अंतर्गत। आपको इन सारी चीज़ों को याद रखना है। 1919 का अधिनियम बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके बाद जो अगला अधिनियम है वो 1935 का है। समझिए भैया 1935 का अधिनियम। देखिए 1935 का जो अधिनियम है उसमें आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है वो समझिए। जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है, इसको मैं 1935 कर लेता हूँ। 35 का जो भारत सरकार अधिनियम है उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हुई, देखिए भैया 1919 में, अभी ये चूँकि इतिहास का सब्जेक्ट है फिर भी अभी थोड़ी सी ज़रूरत है इसको समझाने की, तो मैं समझाता हूँ। 1919 का भारत सरकार जो अधिनियम है उसमें व्यवस्था थी कि 10 वर्ष के बाद हम ये देखेंगे कि जो अधिनियम हमने बनाया है उसकी क्या प्रोग्रेस है। परंतु प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू हुआ उससे न केवल भारतीय बल्कि अंग्रेज भी ऊब चुके थे। इसीलिए 10 वर्ष से पूर्व ही 8 नवंबर 1927 को साइमन को 7 सदस्यीय एक आयोग बनाया गया जिसका अध्यक्ष साइमन बनाया गया और उसको भारत में भेज दिया गया। साइमन ने अपनी रिपोर्ट 30 जून 1930 को प्रस्तुत की और इसी रिपोर्ट के आधार पर आगे चलकर 4 अगस्त 1935 को एक अधिनियम पास हुआ जिसको कहते हैं भारत सरकार अधिनियम। जब भारत सरकार अधिनियम आया तो उसमें प्रस्तावना नहीं थी, प्रस्तावना विहीन है। तो फिर प्रस्तावना कहाँ से आई, प्रस्तावना जोड़ी गई 1919 की। तो प्रस्तावना कहाँ की जोड़ दी गई, 1919 की प्रस्तावना जोड़ दी गई। तो अगर आपकी परीक्षा में आए कि इसमें से कौन सा जो एक्ट है प्रस्तावना विहीन है तो आप लगाएंगे 1935 का। ध्यान रखिएगा 4 अगस्त 1935 को यह अधिनियम क्या हुआ, पास हुआ। कहाँ से पास हुआ, तो ब्रिटेन की संसद से पास हुआ। तो ब्रिटेन की संसद से ये पास हुआ अधिनियम, जिसे कहते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935। आगे समझते हैं भारत सरकार अधिनियम 1935 में और क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आप समझिए। देखिए आप एक चीज़ समझ लीजिए, एक नेहरू एक जिन्ना, नेहरू ने और एक जिन्ना, इन दोनों ने इस अधिनियम के बारे में कुछ बातें कही। नेहरू ने कहा कि ये अनेक ब्रेकों वाली और इंजन रहित गाड़ी, ये याद रखिएगा कथन, इंजन रहित गाड़ी, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। ये किसने कहा, तो ये कहा नेहरू ने। जिन्ना ने क्या कहा, जिन्ना ने इसको क्या कहा, पूर्णतः सड़ा हुआ एवं मूल रूप से बुरा अधिनियम है। क्या प्यारी बातें कहीं, पूर्णतः सड़ा हुआ एवं मूल रूप से बुरा। ये किसने कहा, जिन्ना ने कहा। नेहरू ने क्या कहा, अनेक ब्रेकों वाली इंजन रहित गाड़ी है। इन दोनों चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि ये किसके संदर्भ में कहा गया है, आप लगा लेना 1935 के संदर्भ में कहा गया है। तो ये तो बात हो गई आपकी इसकी, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं डायरेक्ट आता हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें हुई। ठीक, तो भारत सरकार अधिनियम जो 1935 है उसमें कुछ चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं जो आप समझिए। पहली चीज़, भारत सरकार अधिनियम 1935 में जो प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था उसको उठाकर अब कहाँ कर दिया गया, केंद्र में। तो केंद्र में द्वैध शासन लागू किया गया, द्वैध शासन। अब जो व्यवस्था आपको समझाई गई है 1919 की वो केंद्र में लागू हो जाएगी। मतलब केंद्र में जो विषय हैं
उनको दो भागों में विभाजित कर लिया जाएगा, एक हस्तांतरित और एक आरक्षित। आरक्षित विषय जो गवर्नर जनरल भारत सचिव के माध्यम से ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी होगा, और हस्तांतरित जो गवर्नर जनरल भारत मंत्रियों के माध्यम से यहाँ की विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसको आपको ध्यान रखना है। तो केंद्र में द्वैत शासन आएगा तो आप लगाएंगे 35, प्रांत में आएगा तो आप लगाएंगे 1919। आगे बढ़िए, और क्या हुआ? दूसरी काम ये हुआ, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, सिविल में पूछा गया एक बार, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। क्या है भैया अखिल भारतीय संघ? अखिल भारतीय संघ 3 चीज़ों से मिलकर बनने वाला था। एक तो ब्रिटिश प्रांत हो गए, जो इनके पास 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, 11 ब्रिटिश प्रांत हैं, उनसे मिलकर बनना था, प्लस ब्रिटिश कमिश्नरियाँ जो हो गई, ऐसे क्षेत्र कमिश्नरियों के ऐसे क्षेत्र जो पूर्णतः राज्य भी नहीं है और जहाँ इनकी सेनाएं पड़ी हैं। और एक और शब्द आ जाता है, वो आ जाता है देसी रियासत। तो देसी रियासत, ये तीनों शामिल थे किसमें? अखिल भारतीय संघ में शामिल होने थे। आज कह लो अखिल भारतीय संघ क्यों बन रहा है? क्योंकि अगर ये नहीं बनेगा तो फिर चुनाव कैसे होंगे? आगे चलकर कैबिनेट मिशन ने भी इन्हीं के आधार पर जो है चुनाव करवाए। ये दोनों शामिल होना तैयार हो गए, परंतु देसी रियासत नहीं शामिल हुई, और इसी वजह से देसी रियासत ने जब इनकार कर दिया तो अखिल भारतीय संघ बन नहीं सका। तो IAS में क्वेश्चन पूछा गया कि अखिल भारतीय संघ की स्थापना क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि देसी रियासत शामिल नहीं हुई आगे चलकर, क्योंकि उनकी कुछ दिक्कतें थी जो आगे चलकर आपको मैंने संविधान सभा खंड में पढ़ाई है, जिसमें मैंने बताया कि देसी रियासत समझौता समिति, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, वो इसीलिए थे कि आपस में जो भी दिक्कतें हो देसी रियासतों की, उनको सॉल्व किया जा सके। तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी थी, नहीं हो सकी। अगली चीज़, 1 अप्रैल 1937 प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान कर दी गई। भैया क्या बना दिया गया? प्रांतों को स्वायत्तता। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब बिना वजह के गवर्नर जनरल जो है वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप जब नहीं करेगा तो प्रांतों को मूल रूप से कई चीज़ों में स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो प्रांतों को स्वतंत्रता प्रदान की गई, वो किसके कारण, किसके एक्ट के अंतर्गत? तो आप लगाएंगे 1935। आगे देखिए, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे देखिए, 1935 भारत सरकार अधिनियम में और क्या क्या चीज़ें हुई। तो देखिए जो विषय हैं केंद्र और राज्य में, जो विषय हैं, विषयों का बंटवारा किया गया। विषयों का बंटवारा वहाँ भी किया गया था, मगर यहाँ पर 3 सूचियाँ बनाई गई, संघ सूची, राज्य सूची। यहाँ पर राज्य सूची की जगह प्रांत सूची लिखा है, प्रांत सूची, और एक है संवर्ती सूची। ये 1935 की हैं, ये ध्यान रखिएगा, ये वर्तमान की नहीं है। ये 1935 के संवर्ती सूची 1935 के अंतर्गत हैं। यहाँ विषय हैं 59, यहाँ विषय हैं 54, और यहाँ विषय हैं 36। इनके विषय ये वर्तमान की नहीं है। जो 7वीं अनुसूची है अपनी, जिसको आप अभी पढ़ेंगे आगे, वो ये नहीं है। यहाँ पर जो विषय हैं वह 59 संघ सूची के, प्रांत सूची के 54 और संवर्ती सूची के 36। इनको आपको ध्यान रखना है। ये विषयों का बंटवारा है जो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन हुआ है। इसके अतिरिक्त और क्या चीज़ें हुई हैं ये आप समझिए। देखिए, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत एक फेडरल या संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई? तो 1 अक्टूबर 1937 को की गई। कितने मुख्य न्यायाधीश थे? 1। अन्य न्यायाधीश कितने हैं? 6। तो कुल कितने हैं? 7 सदस्य। मुख्य न्यायाधीश कौन है? मॉरिस गुएयर। तो गुएयर हैं, और जो 6 हैं उनमें 2 भारतीय हैं। क्या नाम है? एक का नाम आप याद रखिएगा, M.R. जैकब। 2 जो भारतीय हैं उनका नाम याद रखना है, M.R. जैकब और M.S. सुल्तान। ये 2 क्या हैं? भारतीय हैं, जो इन 6 में शामिल हैं। ये आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। मैंने फिर बताया कि पेट के बाद जो इसके नोटिफिकेशन आएंगे उसमें आपको जो है ध्यान देना है, ठीक है। तो संघीय न्यायालय की स्थापना अगर पेट में पूछते हैं तो उसके बाद आने वाले एग्जामों में आपसे आगे का पूछेंगे। भारत सरकार संघीय न्यायालय कहाँ की स्थापित है? तो आप लगाएंगे दिल्ली में स्थापित किया गया। दिल्ली में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? देन यू हैव टू से ऑन द डेट ऑफ 1 अक्टूबर 1937 फेडरल कोर्ट स्टेब्लिश इन इंडिया, ठीक है। हेडक्वार्टर सिचुएटेड इन दिल्ली
याद रखिएगा दिल्ली महत्वपूर्ण है। तो भारत सरकार अधिनियम आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे और क्या चीज़ें हुई देखिए भैया, भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत आप समझते हैं ये जो भारत का क्षेत्र है ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ये भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इधर हम बना देते हैं, उधर शायद बोर्ड पे ना आए। देखिए भैया भारत का ये उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। इस उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ये म्यांमार का क्षेत्र है। म्यांमार 4 राज्यों से जुड़ा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्यों से गुजरा है और 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं भारत और म्यांमार को पहले बर्मा कहते थे, तो बर्मा को भारत से जो अलग किया गया वो 1935 में ही किया गया। तो 1935 भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत किसको अलग किया गया? भारत और बर्मा को। तो बर्मा को भारत से अलग किया गया, तो भारत से अलग किया गया। किसके अंतर्गत किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन किया गया। इसको आपको याद रखना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में 315 अनुच्छेद हैं, 10 अनुसूचियाँ हैं, तो 10 अनुसूचियाँ हैं और 14 भाग हैं। तो कितने भाग हैं? तो 14 भाग हैं। ये किसमें है? ये भारत सरकार अधिनियम में है, अपने संविधान में नहीं। संविधान निर्माण की पूरी प्रक्रिया मैंने आपको पढ़ाई है। आप अगर नहीं आपने पढ़ी है तो आप इसके पहले वीडियो प्लेलिस्ट में खोल लीजिए, स्कॉलर एकेडमी डाल से, अदरवाइज स्कॉलर एकेडमी बाय राहुल सिंह डाल लीजिए, तो उसमें भी आपको ये प्रोवाइड हो जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, 315, 10 अनुसूचियाँ और 14 भाग, ये किसमें है? ये भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन ही है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है। केंद्र में आएगा तो आप ये लगाएंगे। इसके अतिरिक्त एक और अधिनियम आता है भारत सरकार अधिनियम 1935 के अतिरिक्त 1947 का, जरा वो भी समझ लीजिए। आखिरी अधिनियम देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1947 जो है वो क्या क्या आपको समझना है ये समझिए। 1947 का भारत सरकार अधिनियम, ये भारत सरकार की जगह एक शब्द आप यहाँ लिख लीजिए, स्वतंत्रता। तो भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम क्या महत्वपूर्ण है? देखो भैया, 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना आई। तो माउंटबेटन योजना में क्या था? भारत पाकिस्तान 2 देशों को अलग करने की बात कही गई थी। भारत पाकिस्तान को 2 देशों को अलग करने की बात कही गई थी और इसी योजना के अंतर्गत 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त को अपना देश अलग हुआ, मतलब कि भारत अलग हुआ। ये माउंटबेटन योजना, जिसको 3 जून योजना कहते हैं, कई बार आपकी परीक्षा में आया है कि 3 जून योजना किससे संबंधित है, तो आप लगाएंगे माउंटबेटन से। तो ये ध्यान रखिएगा, किस तरीके से अलग हुआ भारत पाकिस्तान ये समझ लीजिए। देखिए भैया, ये जो योजना है माउंटबेटन योजना, इसको रखा गया 4 जुलाई 1947 को वहाँ की संसद में, मतलब वहाँ की मतलब ब्रिटेन की, तो लिख देता हूँ ब्रिटेन की संसद में। 15 जुलाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स मतलब कि जैसे कि अपनी राज्यसभा, तो वहाँ हाउस ऑफ लॉर्ड्स। और 16 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन्स, तो हाउस ऑफ कॉमन्स में इसको प्रस्तुत किया गया। और 18 जुलाई 1947 को सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर किए। कईयों बार ये क्वेश्चन आया है, सम्राट ने हस्ताक्षर किए, हस्ताक्षर का मतलब साइन किए, हस्ताक्षर किए। और इसके बाद ये अधिनियम क्या हो गया? प्रभाव में आ गया। तो ये जब अधिनियम प्रभाव में आया तो भारत और पाकिस्तान 2 राष्ट्र अलग हो गए। कैसे पाकिस्तान बना? आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं पाकिस्तान बनाता हूँ। देखिए पाकिस्तान का क्या है कि किस तरीके से पाकिस्तान को अलग किया गया। तो पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शामिल की गई? पाकिस्तान में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो शामिल की गई? तो एक तो पाकिस्तान में शामिल हुआ सिंध, तो पाकिस्तान में शामिल हुआ सिंध। पाकिस्तान में उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत शामिल हुआ, तो उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत शामिल हुआ। इसके अतिरिक्त पश्चिम पंजाब शामिल हुआ, तो पश्चिम
पंजाब शामिल हुआ, इसके अतिरिक्त पूर्वी बंगाल शामिल हुआ, पूर्वी बंगाल शामिल हुआ, जो आगे चलकर 1971 में बन जाएगा बांग्लादेश। क्या बन जाएगा? बांग्लादेश। और इसके अतिरिक्त असम का सिलहट जिला, तो सिलहट जिला शामिल हुआ, इसको आपको याद रखना है। असम का सिलहट जिला, ये पाकिस्तान में इतनी चीज़ें शामिल हैं, इनसे मिल के बना है पाकिस्तान, समझ लीजिए। ऐसे आप चाहो तो चित्र के माध्यम से समझ लो, चित्र के माध्यम से। ये उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है, ये क्या है? उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत है। ये सिंध एरिया, तो ये सिंध। इस तरफ पश्चिम पंजाब, तो ये पश्चिम पंजाब। इस तरफ पूर्वी बंगाल, तो ये पूर्वी बंगाल। इसीलिए बंगाल भले ही पूर्व में हमारे, मगर हम लोग कहते हैं पश्चिम बंगाल, क्योंकि इस बंगाल का पश्चिमी क्षेत्र हमको मिला हुआ है, और पंजाब का पूर्वी। तो पूर्वी ये बंगाल हो गया, जो आगे चलकर क्या बन जाएगा? बांग्लादेश। इसके अतिरिक्त यहाँ पर सिलहट जिला, सिलहट जिला, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब मिलकर क्या बन गए हैं? पाकिस्तान बन गए हैं। तो ध्यान रखिएगा पाकिस्तान, इसको ध्यान रखिएगा। तो पाकिस्तान इन सारी चीज़ों से मिलकर बना। 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत, दो राष्ट्र अलग हो गए। दोनों के दिल में इतनी दूरी हो गई कि जिनको भरना समय समय पर बहुत कोशिश की गई, मगर भरी नहीं जा सकी। पाकिस्तान अपनी अच्छी हरकतों से माना नहीं, और देखते ही देखते इतने कटु संबंध हो गए भारत पाकिस्तान में, जिसकी बहुत सी कीमत हमारे सेना ने और हमारे जितनी भी फोर्सें हैं उन्होंने चुकाई। कुल मिला के मोटी बात यह है कि पाकिस्तान भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अधीन बना, भारत बना। 15 अगस्त को भारत, और भारत से ही अलग होके पाकिस्तान, ये पाकिस्तान है। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि आपको मैंने बताया कि ये प्रहार सीरीज चल रही है, आपको करंट के, पॉलिटी के, इकोनॉमी के और हिस्ट्री के प्रॉपर वीडियो उपलब्ध होंगे। अभी मैथ के, और 1 या 2 दिन में आपको बायो के और हिंदी के भी वीडियो इस पर उपलब्ध होंगे। आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब के साथ में आप इसकी लाइक कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।